हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। भैया कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस ठंड में जिसने भी अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रख लिया वही सबसे बड़ा योद्धा है। तो आपको सिकंदर बनना है, याद रखना बबुआ, क्योंकि इस ठंड में अगर आपने भी अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, डेफिनेटली आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ये काम आपको नहीं करना है। भले ही ठंड है, रजाई में घुसकर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काफी दिनों के बायोलॉजी का वन शॉट नहीं आ रहा है। दिल से सॉरी बच्चों, उसके लिए काफी दिन हो गए वन शॉट को देखे हुए बायोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत ज्यादा कहने पर हम 8वें चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज बेहद सिंपल तरीके से इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यह हमारा ये बायोलॉजी का 8वां चैप्टर है बच्चों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात घरेलू जीवन में बात कर ले, घरेलू उत्पाद में, औद्योगिक स्तर पर, कृषि के क्षेत्र में, या फिर कह ले भैया चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सूक्ष्म जीवों के महत्व को ही बताया गया है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं भैया उनका, भाई हमको तो ये पता है कि भाई सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी। तो हानिकारक में भैया आपके बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि ऐसे हैं। इसी तरह से सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, यानी हमें ऐसी चीज़ों को प्रदान करते हैं जिनकी दैनिक जीवन में हमको ज़रूरत है, खेती में ज़रूरत है, या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है, ठीक, औद्योगिक स्तर पर ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं एक लाजवाब क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि सूक्ष्म जीव का भैया कह रहा है घरेलू उत्पाद में क्या महत्व है, अर्थात जो भी हम घरेलू पर्पस पर दैनिक जीवन में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भैया सहायक होते हैं। तो घरेलू जीवन में क्या है भैया, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व में सबसे पहला है बबुआ कि दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में, कि भैया जो दुग्ध और डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक होते हैं बच्चों, कि दुग्ध के जो सूक्ष्म जीव हैं वो किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, केफिर हो गया आदि का भैया निर्माण करते हैं। और जो किण्वन प्रक्रिया होती है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, कि बहुविकल्पी में भी पूछता है बबुआ कि भैया ये जो किण्वन प्रक्रिया है किस जीवाणु के द्वारा कराई जाती है, किसमें, दुग्ध उत्पादन में या फिर कह लें डेयरी उद्योग में, तो लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा होती है ना, वही लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इसीलिए मट्ठा जो होता है भैया अगर काफी टाइम तक रखा रहे तो क्या हो, खट्टा हो जाता है, ठीक। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का भैया इसमें उपयोग होता है। आगे लिखेंगे, यह जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को किसमें, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीव का किस प्रकार महत्व है आपने देख लिया। रटना नहीं बच्चों, क्योंकि अगर आप रटोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। समझना है कि भैया घरेलू उत्पाद में पहला हो गया दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में, तो इसमें क्या भी होता है भैया, दूध के जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, अभी बताया ना कि भैया दही हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, केफिर हो गया, इन सब का निर्माण किसमें, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, इनका निर्माण करता है। वो बात कर ले भैया, दूध में जो उपस्थित लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है, इसीलिए हमने बताया ना कि वो खट्टा हो जाता है मट्ठा, ठीक। नेक्स्ट भैया दूसरा है डबल रोटी निर्माण में, जो डबल रोटी होती है जिसको पाव रोटी के नाम से भी जानते हैं, डबल रोटी जो ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो उनमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं। तो डबल रोटी बनाने में गूंथे हुए आटे में, जो आटा गूंथा होता है भैया, ठीक, आटा जो आटा गूंथा होता है, तो गूंथे हुए आटे में यीस्ट या जो खमीर जिसको बोलते हैं, यीस्ट कोशिकाएं किण्वन के लिए डाली जाती हैं, ठीक है। और ये जो यीस्ट कोशिकाएं हैं ये श्वसन के दौरान CO2 गैस रिलीज कर देती हैं। इससे क्या होता है,
उस मतलब जो डबल रोटी होती है उनमें छिद्र का निर्माण होता है, और यही भाई जब छिद्र का निर्माण होगा तो वो फूल जाती है। इसीलिए देखो जो पाव रोटी होती है ना भैया, जो ब्रेड वगैरह होता है उसमें अंदर ऐसे क्या है छिद्र, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं ना, इसीलिए चाय में हम डुबो डुबो कर चुस्की लेते हैं, वो सोख लेता है। कारण क्या है, जो छिद्र का निर्माण होता है CO2 गैस मुक्त होने के। इसीलिए तो भैया जो खाने वाला सोडा है कचौड़ी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, हम उसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि किण्वन के द्वारा उसमें CO2 का, ये जो ईस्ट कोशिकाएं हैं श्वसन के दौरान CO2 गैस रिलीज करती हैं। CO2 गैस को क्या कहते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को फुलाने वाली गैस कहते हैं। तो जो भी रोटी फूलती है CO2 गैस के कारण। आप घर में भी, आपके घर में भी जो रोटी बनती है भैया, जो चूल्हे में सेकी जाती है या फिर गैस पर उसको सेकते हैं, तो वो जो फूलता है, क्यों फूलती है भैया, रोटी फूलती ही है CO2 गैस के कारण, क्योंकि CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस को फुलाने वाली गैस कहते हैं। और पिछले साल, यानी पिछली क्या, हाँ पिछली, अब तो भैया 25 चल रहा है, तो 2024 में एक पेपर में भी एक क्वेश्चन में आया था कि भैया जो रोटी फूलती है, रोटी मतलब जो फूलती है उसका कारण क्या है, इस चैप्टर से ही पूछा था, याद रखना, CO2 गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डबल रोटी के भाई निर्माण में क्या सूक्ष्म जीव का कैसे महत्व होता है। तो इसमें जो भी यीस्ट कोशिकाएं डाली जाती हैं वो किण्वन के द्वारा क्या करती हैं भैया, CO2 गैस मुक्त करती हैं, जिससे जो डबल रोटी है उसमें छिद्र बन जाता है और रोटी फूल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका दुग्ध और डेयरी उद्योग में, और दूसरा डबल रोटी निर्माण में। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला देखिएगा, अगला है कि प्रतिजैविक औषधि में, अब एक चीज और सुन लेना, थोड़ा गौर से सुनिएगा। हमने यहां पे आपके 4 लिखा दिए हैं, आप वहां पे जो अभी 2 लिखा वो भी लिखोगे, बहुत है। अगर पूछ लिया जाए कि भैया सूक्ष्म जीवों का औषधि के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है, सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व पूछा था 24 में 2 सेट में, तो ये औषधीय महत्व में आ जाता है। किसमें भैया, औषधि। ठीक है, तो औषधि के क्षेत्र में भी, या फिर ये भी घरेलू ही उत्पाद है, क्योंकि इनका भी प्रयोग कहीं ना कहीं होता है घर में भी। ठीक, लेकिन वैसे देखें तो भैया ये क्या है, एक चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी औषधि गुण के क्षेत्र में है। तो ऐसे भी पूछे तो आप यही लिखिएगा। तो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक जो औषधियां होती हैं उनका निर्माण होता है भैया, कि जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। और ये प्रतिजैविक कवक, जीवाणु आदि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लाइक दैट पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, रेमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन। तो इसको तो हम अलग से भी क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक औषधियों के नाम, ठीक है, या फिर इसके प्रतिजैविक औषधि की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी। ठीक, तो अभी तो इतना जानना है कि जो सूक्ष्म जीवों का महत्व है भैया, वो प्रतिजैविक औषधि के रूप में कैसे किया जाता है। तो जो भी एंटीबायोटिक बनते हैं, जितनी भी प्रतिजैविक औषधियां होती है, एंटीबायोटिक, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह तैयार किए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के। अभी कोविड काल में, यानी कोरोना काल में जो भी औषधि बनी थी, जो वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, ऐसे चेचक का भैया जो टीका लगता है, ठीक, तो इन सब की मतलब ये जो टीके तैयार होते हैं, वैक्सीन, तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, टीका, टीकाकरण इसके पहले वाले में भैया रोग वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो भैया प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जिसमें भैया पेनिसिलिन हो गया, ये भी एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, रेमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है, और नियोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये हो गया औषधि में। अगला है कि भैया कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में भी इसमें ऐसे पूछ लेगा कि सूक्ष्म जीवों का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, फटाक से आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर तोड़ तोड़ कर कहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए कोई नहीं जानता, और यही जो बच्चे नहीं ढंग से देखते हैं वो बाद में हम पे सारा दोष निकालेंगे कि सर जी आपने जो पढ़ाया कुछ नहीं पूछा, बबुआ कहाँ से आया। तो भैया हमने जो पढ़ाया है वो पेपर का ही पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं, पूरा सिलेबस, तो कहाँ से देगा। आप लोग मतलब ही नहीं समझ पाते हो, बस आपकी गलती यही होती है।
तो कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब जैव उर्वरक क्या है इसको हम अलग से इसी में समझेंगे। तो जैव उर्वरक यानी एक जैविक खाद समझ लेना ऐसे बस, के रूप में किया जाता है। और ये क्या करते हैं, अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करके पौधों की वृद्धि व विकास के लिए सहायक होते हैं तथा मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है भैया, ठीक, वो बढ़ा देते हैं। जैसे में माइकोराइजा, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि, इनको भी हम अलग से पूरा सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी हम अलग से देखेंगे, ध्यान देना कि सूक्ष्म जीवों का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, जिसको बोलते हैं जैव उर्वरक, क्या है इसका महत्व क्या है, अलग से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो कृषि के क्षेत्र में समझ में आ गया भैया। चलिए तो जल्दी से रसगुल्लों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी भैया जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया ना बच्चों, चलिए भैया आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन अब क्या है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, विस्तार में आपको समझाना है। अब हम आ जाएंगे एक, मतलब क्या है, एक बड़े लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर, ठीक, मतलब यूं कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या रुतबा होता है सूक्ष्म जीवों का। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बोलेंगे क्योंकि अगर 24 का पेपर उठाओगे ये भी पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं। पहले भी बता चुके हैं भैया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि किसी में न्यूमेरिकल देगा इस चैप्टर से, तो किसी में डेरिवेशन देगा, तो किसी में आपका भैया कोई मतलब यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बायोलॉजी है, यहाँ हर साल हर क्वेश्चन हर एक सेट में आपको दिखाई पड़ेगा, इतना याद रखना। इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत करोगे ना आप 70 नंबर के पेपर में 70 में 70 कर सकते हो। ठीक, बायोलॉजी वो है, याद रखना। तो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, तो भैया अनेक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि का उपयोग औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। तो सबसे पहला है भैया क्या है, किण्वित पेय पदार्थ के रूप में। तो जो भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा आपके क्या है ड्रिंक्स होते हैं, पेय पदार्थ, पेय यानी पीने वाले पदार्थ, जो जितने भी ड्रिंक्स होते हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स जनरली हम बात कर लें तो वो क्या है, तो भैया सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए शराब उद्योग में, जैसे शराब भी आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी वगैरह भी सब इसी में। तो शराब उद्योग में की यीस्ट यानी जो खमीर होती हैं, यीस्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में क्या करती हैं, बदल देती हैं। इस प्रक्रिया में गन्ने के रस को एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदला जाता है। सबसे पहले गन्ने के रस को, यानी गन्ने के रस से भी शराब बनती है। ठीक है, जो महुआ होता है उसके रस से भी शराब बनती है। तो याद रहा, अंगूर है उसके रस से, अदर भी फल हैं उनके रसों से शराब का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि गन्ने की रस, भैया गन्ने के रस को एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं भैया, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। तथा ग्लूकोज में भैया आगे कह रहा है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी डालते हैं। ये क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, जब इसको डाला जाता है तो ये क्या है भैया, शराब बन जाती है। क्या बन जाती है, शराब बन जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा हम एक क्या है भैया, एक रिएक्शन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक, ऐसे में तो भाई आपने देख लिया किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले गन्ने की रस, गन्ने का रस सी भैया C12 H22 और O11 भैया, इसका भैया रिएक्शन कराएंगे जल अपघटन। तो इसके द्वारा भैया याद रखना, जब जल अपघटन कराते हैं एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो C6H12O6, ठीक, और प्लस फिर से वही बन जाएगा C6H12O6 भैया, तभी तो आपका देखिए 6 12 हो गया, H22 और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 24 हो गया, तो ये 24 हो गया, बराबर है। ऑक्सीजन 11 1 12 6 6 12 बात बराबर है। फिर करते क्या है बबुआ, फिर से भैया यहां पे अब की बार जब दोबारा में ये ग्लूकोज C6H12O6
जब भैया फिर से इसको क्या कराते हैं, इसका फिर से एक जाइमेज एंजाइम की सहायता से, तो याद रखना यहां पर फिर एंजाइम का मदद लिया जाता है। तो एंजाइम के द्वारा किण्वन प्रक्रिया में ये बन जाएगा आपका क्या चीज, शराब। तो C2H5OH एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, ये लग गया। और उसके बाद CO2, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 2 दूना 4, 2 6 है, ठीक। तो यहां पे C2H5OH प्लस 2CO2, तो यहां पे 2 दूना 4, 2 6 ऑक्सीजन बराबर, और भाई 5 दूना 10 और 10 2 12 हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन 6 है तो भैया 2 इधर है, तो 2 दूना 4, 2 6, बात बराबर। तो ये एल्कोहल बन गया और CO2 गैस, और साथ में बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, मतलब ऊर्जा मिल जाएगी बबुआ। तो इस तरीके से क्या है, किण्वित पेय पदार्थ यानी एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि भैया सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करते हैं, यहां पर हम एल्कोहल का भी निर्माण करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं भैया सिरका बनाने में। तो भाई सिरके के उद्योग में अगर हम बात कर ले, सिरका बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सिरके के निर्माण के लिए शर्करा के घोल में माइकोडर्मा एसीटी, कौन सा जीवाणु भैया, कौन सा सूक्ष्म जीव, माइकोडर्मा एसीटी या एसीटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु के द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया ही प्रमुख होती, किण्वन के द्वारा ही आपके जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे ड्रिंक्स में हो गया, शराब हो गया, और उसके बाद जैसे बात कर लें, जैसे भाई चाहे स्प्राइट है, थम्स अप है, कोका कोला है, माउंटेन ड्यू है, लाइक दैट बहुत सारे, और उसके अलावा जो सिरका, ये सब किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो सिरके के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को में कह रहा है कि माइकोडर्मा एसीटी या एसीटोबैक्टर एसीटी जीवाणु द्वारा किण्वन कराया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो सिरके के निर्माण में प्रमुख मतलब जो जीवाणु हैं, प्रमुख जो भूमिका निभाते हैं, उन जीवाणु का नाम क्या है, बहुविकल्पी में पूछता है वैसे भी। तो माइकोडर्मा एसीटी याद रखना या फिर एसीटोबैक्टर एसीटी, दोनों में कोई एक रहेगा। सिरके का निर्माण कैसे होता है, धीरे धीरे हमको पता है कि भाई जो भी फल होते हैं, तो फलों से भी क्या होता है, शराब का निर्माण होता है। तो यहां पर कोई एल्कोहल लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, ये एक एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिल एल्कोहल का भैया हमने जैसे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कराया, तो यहां पर कोई जीवाणु ले लेते हैं, जैसे मैं भैया अभी बताया माइकोडर्मा एसीटी, माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु, माइकोडर्मा एसीटी के कारण यहां पे जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो भैया क्या बनेगा, एसिटिक एसिड यानी सिरका, CH3 ले लीजिए यहां से, C, फिर उसके बाद 2 ऑक्सीजन यहां पे COOH, ये एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख घटक है, हो गया। और साथ में क्या बन जाएगा भैया, अब देखिएगा CH3C और OO एक H, एक यहां पे अब H2O साफ साफ बच गया है, तो H2O निर्माण हो गया। ये क्या है, तो यही है भैया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कभी कभार बहुविकल्पी में भी पूछता है भैया कि सिरके का प्रमुख घटक कौन है, एसिटिक अम्ल क्या है। तो ये क्या है आपका, तो ये तो है एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, तो एथेनॉल या एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से सिरके के निर्माण में भी औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि तंबाकू उद्योग में, क्योंकि आज के टाइम पर तंबाकू भी बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है, कौन भला नहीं जानता, आज के टाइम में इतने इतने से जो इत्तू से बच्चे हैं वो भी सेवन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए तंबाकू उद्योग में क्या होता है, तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए, यानी इनमें कोई सुगंध और स्वाद बढ़ाना है, तो कुछ जीवाणुओं जैसे यहाँ पे भैया बैसिलस, यहाँ पे गेगथीरियम हो गया, और तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेन हो गया,
इनका उपयोग किया जाता है और इनके उपयोग से किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है और तंबाकू का निर्माण होता है। और तंबाकू की लत लगाने के लिए तो भैया उसमें निकोटिन तो सबसे बड़ा है ही, ठीक है, क्योंकि लत लगाने के लिए निकोटिन से खतरनाक कोई नहीं है, ठीक है। मुझे तो तेरी लत लग गई, अगर लत लगाना है तो भैया निकोटिन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, निकोटिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यही क्या है, लत लगा देता है आदमी धीरे धीरे। इसीलिए जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको मीठा जहर कहा जाता है। भैया मीठा जहर इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खाने वालों के लिए तो ये मीठा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्वीट खाने से धीरे धीरे शुगर जमा होगा, उसी तरह से इसके भी धीरे धीरे सेवन से एक मृत्यु नजदीक आएगी, याद रखना। तो कभी इनके चक्कर में भूले में भी मत पड़ना, ठीक है। खा रहे हो फल फूल, खाना पीना, मजे में रहो, एंजॉय करो। इन सब के चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी बर्बाद, ठीक है। बाकी जिंदगी बर्बाद क्या, जिंदगी ही नहीं रहेगी तो बर्बाद कहाँ रहोगे। जिंदगी से पहले तो भैया, जिंदगी बर्बाद होने से पहले तो हमारा शरीर ही नष्ट हो चुका होगा, याद रखना। तो समझ गए बबुआ, औद्योगिक स्तर में हमने देख रखा पेय पदार्थ में, उसके बाद सिरका मतलब सिरके के निर्माण में, और साथ में तंबाकू मतलब तंबाकू उद्योग में, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना रसगुल्लो। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो भैया इस चैप्टर का एक और लाजवाब क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अपन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को भी बोलेंगे। शुरू के भैया जो 3 क्वेश्चन आज हम देखेंगे ना, वो सारे लॉन्ग वाले होंगे, जो या तो 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है बबुआ कि वाहित मल क्या है। वाहित यानी बहने वाला, ठीक है। वाहित मल क्या है और वाहित मल के उपचार के विभिन्न चरणों को आपको लिखना, विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है। देखिए वाहित मल 1 नंबर में भी पूछ लेता है ऐसे, वाहित मल क्या है, बहुत ज्यादा पूछता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा। 7 सेट बन रहे तो 3 से 4 में फेंक देगा। वाहित मल क्या है, देखिए जो नगर शहर कस्बों में या फिर आज के टाइम पे गांव में भी इतनी तरक्की हो गई है कि जो नलियों में मतलब जो नालियों में भैया मल मूत्र जो कचरा होता है, जानवर का चाहे मल मूत्र हो चाहे फिर या फिर मानव का मल मूत्र हो, वो कचरा नालियों में जो बह रहा है उसी को कहते हैं वाहित मल। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं मतलब जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसमें एक दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। समझ में आ गया कि वाहित मल क्या है। तो शहरों नगरों और कस्बों आदि के घरों व कार्यालयों द्वारा जो निकला मल मूत्र, ठीक है, जो भी मल मूत्र होता है वो मल मूत्र जो नालियों में बहता है उसे क्या कहते हैं भैया, वाहित मल कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस आदि उत्पन्न करते हैं। तो ये तो रहा वाहित मल। अब वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है, तो वाहित मल के उपचार की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें देखिए कभी कभार तो एक ही प्रथम चरण पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, 1-2 नंबर वाले में नहीं पूरा पूछेगा तो या तो 5 या तो 3 नंबर में। तो भैया प्राथमिक उपचार यानी प्राथमिक चरण। अब देखिए प्राथमिक चरण यानी ये समझना जो शहर में पूरा गटर में जो गंदा बदबूदार पानी बह रहा है, कचरा बह रहा है, मलमूत्र, जिसको वाहित मल, वाहित मतलब बहने वाला, मल का मतलब ही होता है कचरा, ठीक है। तो जो मलमूत्र होता है उसको साफ कैसे किया जाता है, मतलब साफ करने के पहले 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार है। अब प्राथमिक उपचार में करते क्या है भैया, सुनिएगा। देखिए प्राथमिक उपचार में सबसे पहले जैसे पानी इकट्ठा होता है तो उस पानी में जो बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ तैरने वाले होते हैं, तो तैरने वाले बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाता है भैया, छान लिया जाता है। क्या करते हैं, छान। जैसे पॉलीथीन हो गया वो भाई उसमें और जैसे होते नहीं कि जिसे इसमें अन्य जैसे ऐसे हल्के कचरे
ठीक, जो पन्नी की तरह होते हैं, या फिर बोतलें हो गई, या अन्य ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, कपड़ा वगैरह हो गया या चमड़ा हो गया, तो जो रहते हैं उनको सबसे पहले, जो बड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छान लिया जाता है। छानने के बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद भैया इसमें प्रोसेस क्या है कि पानी को थोड़ा मथा जाता है, जिससे होगा क्या कि धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जो मतलब अंदर जो मल होते हैं, जो कुछ ठोस होते हैं, वो धीरे धीरे लेयर में जमा हो जाता है, और ऊपर जो पानी बचता है उसको फिर सेकेंड प्रोसेस यानी दूसरे चरण के लिए प्रवाहित कर दिया जाता है, यानी दूसरे टैंक में भेजा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है समझिएगा कि इस चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक क्रियाओं में एक जैसे अवसादन है, दूसरा निस्यंदन प्रक्रिया, तो अवसादन और निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा जो बड़े कण हैं, बड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अलग किया जाता है। सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंदन के द्वारा, भी बताया ना, जैसे बोतल हो गया भैया, पॉलीथीन हो गया, अन्य तैरने वाले जो कूड़ा करकट होते हैं उनको क्या किया जाता है भैया, निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा छानकर हटा दिया जाता है। और इसके बाद में ग्रिट द्वारा मिट्टी तथा छोटे कणों को अवसादन के द्वारा भैया अलग किया जाता है, तथा इसके बाद इसे द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। तो प्राथमिक में इतना होता है कि जो बड़े अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको सबसे पहले छान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला है भैया द्वितीयक उपचार या दूसरा चरण, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस चरण में सूक्ष्म जीवों जैसे अक्रोमोबैक्टर, जाग्लिया आदि का उपयोग किया जाता है, यानी दूसरे स्टेप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जीवाणु अपघटन करते हैं तथा शैवाल इनसे उत्पन्न CO2, यानी ये जो जीवाणु अभी बताया भैया आपने देखा कि किस तरह से CO2 का निर्माण होता है, तो जो इन मतलब इनसे, इन जीवाणुओं के अपघटन से जो CO2 होता है, शैवाल उस CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो ऑक्सीजन होता है वो जल को दूषित होने से बचाती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो भैया उसी ऑक्सीजन को उसमें प्रवाहित करते हैं, तभी तो जब ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसमें BOD एक चीज पूछा जाता है, BOD क्या है अभी उसको भी बताएंगे। ठीक, तो जो BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तभी उसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं। तो वो चीज आप देख रहे हैं किस तरह से उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका अपघटन कराते हैं, इससे CO2 रिलीज होती है। तो CO2 जो गैस है वो शैवाल क्या करते हैं भैया, इनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, जिसमें हमको पता है भाई पेड़ पौधे क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो अन्य जीव जैसे अन्य प्राणी, जीवित प्राणी, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो वही ऑक्सीजन जो है वो जल को दूषित होने से बचाती है, और इस क्रिया के बाद इसमें हानि रहित जीवाणु रह जाते हैं। यानी जब इतना प्रोसेस होता है तो इसमें हानिकारक जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सेकेंड स्टेप हो जाता है। और तृतीयक उपचार में क्या होता है, इस चरण में रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जो साल्ट है यानी लवण का ऊर्णन किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा, मतलब उसको हमने बताया ना ऊर्णन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इस बहुत ज्यादा उसको मतलब साफ किया जाता है, जो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। यानी प्रदूषक के रूप का कार्य करने का मतलब जितना पानी गंदा होता है साफ कर देता है। ठीक है, तथा पानी को फिल्टर कर देता है। फिर इस जल को नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है, यानी ये पानी एकदम से फिर साफ सुथरा हो जाता है। तो इस तरह से फिर उस पानी को भाई मतलब जो नदी हो गई, बड़े बड़े झरने हो गए, तो इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है। नहीं तो इतना जो गटर का पूरे शहर का कचरा निकलता है, पानी मलमूत्र निकलता है भाई, उससे तो नदियां इतनी दूषित हो जाएंगी कि चारों तरफ दुर्गंध और बदबू से ही आदमी मर जाएगा। ठीक, तो याद रखना। तो ये प्रोसेस पूरा होता है वाहित मल के उपचार में। और एक चीज आपको और भी बता दें भैया, इतना आसान रसगुल्लों अगर आपको कहीं मिल जाए तब बताइएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम हमेशा से इतना सिंपल तरीके से आपको भैया कंटेंट देने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए।
इतना तो हम आपसे दावे के साथ कह रहे हैं कि आप भाई पेड करके भी, कुछ पैसे देकर भी आप ऐसा कंटेंट नहीं पा सकते। इसीलिए बोलते हैं कि बस आपसे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। भैया जल्द से अपने यूट्यूब परिवार को मिलियन तक पहुंचा दो, जल्द से ही हम भी सेलिब्रेशन करें परिवार के साथ, ठीक है, मजा आने वाला है। तो जल्द से जल्द मिलियन तक पहुंचाओ, ठीक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला है कि बायोगैस क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। नहीं तो बायोगैस क्या है और बायोगैस संयंत्र को चित्र के माध्यम से क्या करना है, समझाना, तब तो भैया ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, बायोगैस को। अब देखिए भैया बायोगैस है क्या? बायोगैस कह लो या जैव गैस कह लो या गोबर गैस कह लो, कई नाम से जानते हैं। पेपर में आपका बायोगैस के नाम से भी पूछा जा सकता है या जैव गैस पूछ लेगा क्या है, या फिर गोबर गैस। तो भैया बायोगैस है क्या? बायोगैस विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से भैया मेथेन होता है, जो 50 से 70% तक होता है। बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि बायोगैस का यानी जैव गैस या गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मेथेन है। सबसे पहले याद रखना, मेथेन सबसे ज्यादा गोबर गैस में पाया जाता है। इसीलिए गोबर जो होता है भैया वो क्या है, गर्म होता है। ठंडी के टाइम में भी जहां भी जो गोबर की खाद होती है, एक देसी जो कंपोस्ट खाद होती है, अगर उसको थोड़ा हटाया जाए तो अंदर से भाप निकलेगी, यानी वो गर्म होता है। क्यों? मार्स गैस, मार्स बोले मेथेन गैस की अधिकता होती है, और मेथेन एक गर्म गैस है, ज्वलनशील गैस है। देखा होगा कि धान के सीजन में, धान के अगर मेड़ के पास से आप खेत के पास से गुजर जाओ तो एक आग सी धाह सी निकलती है, ऐसी लगता है आग की लपटें, आग की लौ निकल रही हो। तो मेथेन की अधिकता भी वहां पर भी होती है। तो यही याद रखना कि जो बायोगैस है उसमें सबसे प्रमुख यानी घटक कौन है? मेथेन। बाकी CO2 गैस भी 30 से 40% व अन्य गैसों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एथिलीन आदि शामिल होते हैं। यह गैस मानव व पशुओं के मल मूत्र व गोबर से तैयार की जाती है, इसीलिए भैया इसको गोबर गैस भी कहते हैं। और इसमें मेथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है, यानी मेथेनोबैक्टीरियम नामक जो जीवाणु है वो ही क्या करता है भैया, मेथेन को फिर क्या है, वो बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब गोबर गैस संयंत्र में प्रमुख भाग जो होते हैं उसमें सबसे पहला होता है गोबर पानी टैंक, दूसरा होता है गैस होल्डर, तीसरा होता है डाइजेस्टर टैंक, और चौथा होता है स्लग टैंक। यहां नहीं दिख रहा होगा, स्लग टैंक, ठीक, स्लग टैंक अगला होता है, ठीक है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम पूरे के पूरे चित्र के माध्यम से समझते हैं गोबर गैस या बायोगैस के लॉजिक को, ठीक है। इतना तो है, पहले बायोगैस क्या है, इसमें कौन से भाग शामिल होते हैं, ठीक। चलिए हो गया ना भैया, आगे चलते हैं बबुआ। देखिए अब बायोगैस, ये आपके सामने बायोगैस संयंत्र या जैव गैस या गोबर गैस संयंत्र दिखाई पड़ रहा है। अब तो धीरे धीरे गांव देहात में तो भी लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लगेगा कहाँ? गांव में। गांव में भाई गोबर की अधिकता ज्यादा होती है, जानवर अधिक होते हैं, तो गोबर प्रचुरता में मिल जाएगा। अब देखिए ये आपको पूरा बायोगैस, जैव गैस या गोबर गैस का पूरा संयंत्र दिखाई पड़ रहा है। इसमें करते क्या, इसमें 3 गड्ढे होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये एक गड्ढा दिखाई पड़ रहा है जिसे स्लरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्लरी। इसमें देखिए कह रहा है कि ये वेस्ट वाटर फीड, यानी इसमें क्या करते हैं भाई, जो स्लरी होता है यानी गोबर के साथ पानी मिला करके, यानी एक घोल तैयार करके इसमें डाला जाता है। क्या करते हैं? इसमें डाला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद इसको, अभी पूरा प्रोसेस समझेंगे इसको, ये दूसरा जो टैंक है ये 10 से 15 फीट लंबा एक गड्ढा होता है जिसको डाइजेस्टर टैंक कहते हैं, इसमें प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। और इसी में भैया, इसी में अंदर क्या होता है, ये अभिक्रिया द्वारा, यानी ये बात कर लें कि जो मेथेन होता है या फिर जो मेथेनोबैक्टीरिया होता है वो अंदर प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात जो भी अंदर प्रोसेस होता है उससे क्या होता है कि बायोगैस या जैव गैस का निर्माण होता है, जो एक गैस होल्डर में दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें इकट्ठा होता है और ये पाइप लाइन के माध्यम से ये गैस घरों में
यानी नालियों के माध्यम से, पाइप लाइन के माध्यम से प्रवाहित कराया जाता है। उसके बाद जो भी इसमें वेस्ट होता है, यानी जो बच जाता है कचरा सूखा हुआ, ठीक, जो गोबर वेस्ट बचता है, उसको यहाँ पे एक अन्य करदम इसको बोलते हैं, ठीक है, यहां पे इकट्ठा कर लेते हैं एक इस टैंक में, ठीक, जिसको फिर क्या करते हैं, बाद में निकाल कर इसे खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। कहीं कहीं पर अब गांव में भी ये ठीक लगने लगा है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से प्रगति पर है। अब इसका फायदा ही यही होता है कि भैया इससे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। बायोगैस के फायदे क्या हैं पूछा जाता है, उसको भी समझेंगे। तो चलिए प्रोसेस समझते हैं। इसमें एक छोटा टैंक होता है सबसे पहले, ठीक, ये इसकी बात कर रहा है, जिसमें गोबर को पानी के साथ, भैया गोबर को पानी के साथ मिलाकर यानी स्लरी बनाई जाती है, तथा इस फिर आगे करते क्या है कि इसे एक पाइप के द्वारा मुख्य डाइजेस्टर टैंक में ले जाया जाता है। पहले बताया ना कि याद रखना, रटने की जरूरत नहीं, कि बस दिमाग में रख लो कि सबसे पहले क्या करते हैं, गोबर को भाई पानी के साथ मिक्स करते हैं, घोल तैयार करते हैं, फिर इसको एक छोटे से टैंक में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये होता क्या है भैया, एक नली के माध्यम से इसे डाइजेस्टर टैंक में ले जाया जाता है। डाइजेस्टर ये बड़ा सा टैंक होता है। अब डाइजेस्टर टैंक क्या है, तो भैया यह 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। जो आपको सबसे बड़ा टैंक यही दिख रहा है, 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है, जिसकी जो दीवारें हैं वो सीमेंट या कंक्रीट या फिर पक्की ईंटों की बनी होती हैं। इसमें स्लरी को क्या इकट्ठा किया जाता है, ये जो स्लरी जाता है उसमें भैया इसी में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यहीं पर जीवाणुओं के द्वारा गोबर का अपघटन कराया जाता है, ठीक, जिससे गोबर गैस यानी बायोगैस बनती है। ठीक, तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। हो गया ना। चलिए अब आगे प्रोसेस क्या है, अभी हमने बताया ना कि इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद मतलब जो जीवाणु अपघटन होता है, फिर जिससे क्या है बायोगैस उत्पन्न होती है। इसमें भैया एक गैस होल्डर लगा होता है। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, एक गैस होल्डर लगा होता है, जैसा को कि आपको यह दिखाई पड़ रहा है। एक गैस होल्डर क्या है भैया लगा होता है, तथा इस होल्डर में से एक पाइप लगी होती है, ठीक, जिससे आसपास के घरों में गैस की सप्लाई होती है, यानी गैस पहुंचाई जाती है। ये पाइप दिख रहा है ना, ये जो पाइप है भैया, एक ये पाइप लगी है, इस तरह से देख रहे हैं ये गैस आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी इससे घरों में, आसपास के घरों में गैस की सप्लाई होती है। और अपघटन के बाद बचे हुए गोबर को बाहर निकालने के लिए एक पाइप से जुड़ा टैंक होता है। यहां पर भी आप अगर देखें तो इससे जुड़ा हुआ ये देखिए एक टैंक है, जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, एक टैंक होता है बबुआ, ठीक है। इस टैंक में आए हुए गोबर को, जिसको करदम कहते हैं, को उर्वरक यानी हमने बताया ना एक खाद के रूप में क्या है काम में लिया जाता है, तथा इस गैस को ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है, यानी जो गैस निकलती है उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा भैया आपका बायोगैस संयंत्र, यानी बायोगैस में क्या प्रोसेस होता है हमने पूरा देख लिया। अब चलिए देखते हैं बायोगैस के फायदे क्या हैं। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखेंगे रसगुल्लों बायोगैस या जैव गैस या गोबर गैस, हमने बताया ना कई नाम हैं, के फायदे। बायोगैस के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता, मतलब आसानी से स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इसे भोजन पकाने, रोशनी करने व अन्य मशीनों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है भैया कि इससे बने उत्पाद को, यानी जो भी बनता है बचता है, जो वेस्ट होता है, उसे उर्वरक यानी खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि भैया इससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण ही है कि कोई भी ईंधन जला लो, कुछ भी प्रयोग कर लो, पॉल्यूशन होना तय है। तो ये फायदा इसका है कि ये एक नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, याद रखना। तो ये हो जाएगा भैया बायोगैस या फिर जैव गैस के भैया फायदे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ।
हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर की एक और मजेदार हेडलाइंस को अपन समझते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया सबके सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि इतने सेट बनते हैं, मान के चलो हर साल 5 से 7 सेट। अब आपके नसीब में कौन सा सेट है कोई नहीं जानता। तो इतने टॉपिक हैं, तो हर में जैसे भी लॉन्ग वाला देख रहे हैं, किसी में आपका आ गया कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, किसी में पूछ लेगा भैया कि चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व, किसी में औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, तो किसी में पूछ लेगा भैया घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का, तो किसी में आपका बायोगैस या जैव गैस के बारे में पूछ लेगा, तो किसी में जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है। 24 में भी, ये 2024 में 2 से 3 सेट में पूछा था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो जैविक खाद कह लें या जैव उर्वरक कह लें, ये क्या होते हैं। देखिए भैया, जैव उर्वरक या जैविक खाद ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा पौधों व फसलों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जैव उर्वरक या जैविक खाद कहते हैं। ठीक, और जैविक खाद में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिनमें पहला है साइनोबैक्टीरिया व नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण को ही समझेंगे, साइनोबैक्टीरिया अलग से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कौन? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये बहुविकल्पी में पूछता है, और 1 नंबर में तो भैया 3-3, 4-4 सेट में पूछता है। पूछ लेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, याद रखना। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है भैया, ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं, क्योंकि पौधों के लिए सबसे जरूरी क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है बबुआ? नाइट्रोजन। ठीक है, जो पौधों के लिए एक उर्वरक यानी खाद की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और यहां नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये अभी इसको नहीं देखेंगे, इसको अलग से देखते हैं। तो ये अभी केवल इतना है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला। ठीक है, तो इसको भी अलग से देखेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना। ठीक, इतना कर लीजिए पहले, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं भैया आगे, आगे देखते हैं बबुआ। देखिए अगला क्या है, माइकोराइजा या माइकोराइजा अलग से भी पूछ लेता है। माइकोराइजा क्या है? तो माइकोराइजा पौधों और जो कवक होता है उसके बीच का एक सहजीवी संबंध होता है, वही माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा क्या है बबुआ? यह एक सहजीवी कवक होता है जो ऊपरी ढलान वाले क्षेत्रों में पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है। ठीक, यह पौधों के बीच में एक गहरा संबंध बनाता है और उन्हें क्या करता है, जैव उर्वरक के रूप में भैया ये लाभ देता है। ठीक, क्या? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? एक सहजीवी कवक है जो पेड़ पौधों के बीच में क्या करता है, अपना संबंध बना करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया माइकोराइजा। अगला है राइजोबियम जीवाणु। अब राइजोबियम जीवाणु क्या होता है? तो यह एक सहजीवी, यह भी क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बन अणु में रूपांतरित कर देता है, जिसे पौधे पोषक के रूप में उपयोग में लाते हैं या उपयोग में मतलब क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा राइजोबियम जीवाणु। ये सभी के सभी क्या हैं, जैव उर्वरक हैं, जैविक खाद हैं, यानी एक मतलब एक हिसाब से सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला है कि नील हरित शैवाल या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, भी जो हमने आगे देखा था। ठीक, तो नील हरित शैवाल क्या होता है भैया? यह बैक्टीरिया वायुमंडल में मुक्त जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रेट में, NO3 में नाइट्रेट में बदल करके मिट्टी की उर्वरता को यानी उर्वरक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देते हैं। ये खेत में भरे पानी में तेजी से वृद्धि करके मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे एनाबीना, नास्टॉक, साइनोबैक्टीरिया आदि। अगर पूछ ले तो भैया यहां पर पूछ ले कि जैव उर्वरक क्या है, उदाहरण दीजिए, तो बहुत सारे हैं, चाहे माइकोराइजा, राइजोबियम जीवाणु या फिर अभी बताया एनाबीना, नास्टॉक, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ये सब के सब आपके आ जाते हैं इसमें
भैया जैव उर्वरक में। ठीक, चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो देखिए प्रतिजैविक, अभी जैसा हमने बताया कि भैया हम लास्ट में अलग से देखेंगे, तो चलिए समझते हैं कि प्रतिजैविक क्या है। किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखना है। तो प्रतिजैविक किसे कहते हैं, या फिर इसी को भैया हिंदी में पूछ लेगा कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। एंटीबायोटिक क्या है, तो प्रतिजैविक बोल लें, अंग्रेजी में एंटीबायोटिक है लेकिन हिंदी में ही ऐसे पूछ लेता है एंटीबायोटिक। ठीक, देखिए भैया प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व विकास को रोकते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु आदि से तैयार किए जाते हैं, जैसे में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन, नियोमाइसिन। तो भैया यहां तो 2 का पूछा था, हमने 4 लिख दिया। ठीक, और बाकी बात कर ले भैया सर्वप्रथम, देखिए ये बहुविकल्पी में बहुत पूछता है, तो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि की खोज किया था। किस चीज का, तो पेनिसिलिन। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक, आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए भैया आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखिए, हमने बताया ना कि ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको अलग से देख लेते हैं। यहां पर बीओडी क्या है, बीओडी क्या है और बीओडी का पूरा नाम क्या है। देखिए बीओडी है क्या, तो यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जिसे कोई दूषित जल 1 लीटर ले लिया जाए, तो 1 लीटर यानी उस 1 लीटर पानी में ये ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ही होती है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जरूरी हो। और कितने पानी में, 1 लीटर पानी में। तो 1 लीटर पानी में जितना ऑक्सीजन होगा जो जीवाणुओं का अपघटन करेगा यानी कार्बनिक पदार्थों का, वही होता है बीओडी। ठीक, यह जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन उद्ग्रहण करने की दर को मापने की एक विधि होती है, और इससे जल की क्या करते हैं, शुद्धता का मापन होता है। वे शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी तो जाकर के पता चलते हैं कि इसमें बीओडी लेवल कितना है। जब जान जाते हैं कि हाँ पानी अब साफ है, तब उसको भैया नदी नालों नहरों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसका पूर्ण नाम क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाता है भैया बीओडी। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द से जल्द अपने इस यूट्यूब परिवार को 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।